सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं भाई, पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज लॉ। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ छोटा छोटा देखने वाले हैं। और ये चीज़ आपने नाइन्थ में भी देखा होगा। सर नाइन्थ का तो याद नहीं आता है, लेकिन रहता है नाइन्थ क्लास में था, नाइन्थ या टेंथ में था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे यूज होती थी, और ये चीज़ें आप रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बताएंगे आपको तो समझ में आएगा। पीछे वाली ही चीज़ें ही हैं, और आसान है बच्चों, है ना, इसको समझा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं, आपको हम बताते हैं। ओके, डोंट टेक टेंशन। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल्स अंकल ने एक लॉ दिया था, वो लॉ क्या बताता है, देखिए। इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ इनक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। अब इतना अंग्रेजी है तो घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा। इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। शुरू से ये बताया जा रहा है इसमें कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। वो बोले हैं कि अगर कोई क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज टाइप का है, जैसे है ना, अब यहाँ पे छेद तो नहीं है भाई है ना, छेद तो नहीं है ना, यहाँ पे होल तो नहीं है, यहाँ पे होल तो नहीं है, कहीं पे होल नहीं है, देख सकते हैं आप। ये एप्लीकेशन है, एक पास्कल्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है बच्चों। तो बोला जाता है अगर कंटेनर क्लोज्ड हो और हम ये दो पिस्टन लगा दिए हो, भाई आपको पता है, एक साफ साफ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले आपको पता भी होगा, अच्छे से चलता नहीं है मार्कर मेरे से, कि फ्लूइड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे फ्लूइड्स आर नॉन कंप्रेसिबल आपको पता होगा, ये तो पता ही होगा भाई। आप ही समझिए ना, फ्लूइड को दबा सकते हैं। आप एक सिरिंज लीजिए जिससे आपको सुई दिया जाता होगा। पहले उस सिरिंज को क्या कीजिए कि बाहर वाला मुंह जो होता है ना, बाहर जहाँ से निकलती है कोई दवाई दिया जाता है, यहाँ से ऐसे करके, है ना बच्चों, ऐसे करके। तो यहाँ पे इस पे ऐसे उंगली रख दीजिए और ऐसे करके दबाइए, तो नहीं दबेगा, अंदर पानी भर के, और ऐसे ऊपर से ऐसे अपने अंगूठे से ऐसे करके क्या कीजिए ना, ऐसे करके दबा दीजिए ऐसे, और अब अंदर से ऐसे करके प्रेशर लगाइए, तो पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल होता है बच्चों, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको छोटा नहीं कर सकते। हवा में कर सकते हैं, हवा को तो कर सकते हैं बच्चों, हवा है तो उसको ऐसा करके कर दीजिए, लेकिन वो भी एक लिमिट तक होता है। अब ऐसा नहीं कि हवा ऐसे ऐसे दबाते चलेगी, क्योंकि हवा का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो ऐसे दूर दूर होता है, तो हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। लिक्विड में वैसा नहीं है भाई। ओके, तो यही मैं बता रहा हूँ, लिक्विड में ऐसा नहीं है, तो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, फ्लूइड इसमें भरा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर दबा दें, यहाँ पे अगर प्रेशर यहाँ पे दे दें, फोर्स लगा दे बच्चों, तो इसके द्वारा जो पानी है ना, पानी का मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे में ट्रांसमिट कर देते हैं प्रेशर को, और हर एक डायरेक्शन में बराबर बराबर प्रेशर बांट देते हैं। फोर्स लगाएं, लेकिन ये एरिया जो है पिस्टन का एरिया, तो इस पे प्रेशर क्या लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना बच्चों। तो वो जो प्रेशर इस पे लगाया गया है, वो इसे फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, और वही प्रेशर यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में सेम लगता है। अब देखा कि फ्लूइड पे प्रेशर लगाया गया भाई, अब फ्लूइड तो नॉन कंप्रेसिबल है, वो तो पचकेगा नहीं। लेकिन अगर कहीं पे एक मूवेबल पिस्टन और लगा दिए, जैसे ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, वैसे ये भी पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो भाई जो प्रेशर आपने दिया वो कहीं तो जाकर लगेगा, क्योंकि फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल है। इधर इधर तो दीवार एकदम टाइट है ना, तो दीवार पे लगाएगा लेकिन कुछ होगा नहीं। लेकिन जब इस पे लगाएगा जाके ऊपर, ऐसे फोर्स, ऐसे प्रेशर ऊपर लगाएगा, तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। मतलब यहाँ पे लगाए और यहाँ पे आ रहा है इसका इफेक्ट, ये बोल रहा था। यह है पास्कल्स लॉ, और कुछ नहीं है भाई, यही तो है, छोटा सा चीज़, छोटा ही चीज़ है बच्चों, यही है। बोला जा रहा है लास्ट में, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर ये फ्लूइड देखें तो फ्लूइड का जो भी मास उस होगा, कुछ तो वेट होगा भाई, तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, खिसक रहा है ना, तो फ्लूइड का कुछ वेट लेके इसको mg नहीं लेना है, ठीक है। मतलब फ्लूइड का अगर ग्रेविटी देखना है तो वो नहीं देखना है बच्चों, है ना, फ्लूइड कितना भारी है, ऊपर जा रहा है, वो नहीं लेना है ना। और ऐसे भी देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है। ये जो हम ऊपर करके ये ऑब्जेक्ट को जो मास एम का है, इसको अगर उठा रहे हैं ऊपर, तो इस पर बहुत ज़्यादा नीचे से लगने वाला फोर्स रहता है ना, ये नीचे से लगने वाला प्रेशर इस पर बहुत ज़्यादा रहता है, उसके कारण बहुत फोर्स से ऊपर जाता है। तो उसके कंपैरिजन में इस लिक्विड का जो भी ग्रेविटी नीचे आता है ना, जो भी मास है इसका पूरे का, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके कंपैरिजन में छोटा होता है जो नीचे से लगने वाला F2 फोर्स है, अगर आप देख रहे हो ये, तो इसीलिए हम निगलेक्ट कर देते हैं। बट बोलेंगे अगर ले लिए तो ले लिए, तो ऐसा आपको सिलेबस में नहीं आता है ना बच्चों, नहीं आता। ठीक है भाई, इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गया बच्चों,
तो हो गया। और पास्कल्स लॉ यही होता है। तो पास्कल्स लॉ में ये समझिए कि यहाँ पे लगाने वाला फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर कैसे होगा, P1 वो कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स F1 पर यूनिट एरिया A1। और यहाँ पे जो अंदर से लग गया प्रेशर इसके ऊपर, है ना बच्चों, अंदर से लग गया ना, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे यही एक जगह है जहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये मूवेबल है, ये पिस्टन क्या है ऊपर नीचे जा सकता है, ये सब दीवार ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। इसे इधर भी लगा रहा होगा प्रेशर, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा भाई, क्योंकि वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे जितना प्रेशर हम लोग लगाते हैं वही प्रेशर बट जाता है हर एक डायरेक्शन में, ट्रांसमिट इक्वली ईच अदर एट ऑल पॉइंट्स। तो ऑल पॉइंट्स पे हुआ लेकिन इधर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ा। तो जितना प्रेशर मैंने यहाँ पे लगाया है उतना ही प्रेशर से ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये चीज़ होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंट भी छोटा सा समझ सकते हैं। सुबह सुबह मुंह धोते हैं, अच्छा जो लोग धोते हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो नहीं धोते हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर आप सुबह सुबह मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट तो निकालते होंगे, तो पेस्ट को अगर कहीं से दबाएं तो उसमें निकलने वाला जो फ्लूइड है, जो भी लिक्विड लिक्विड तो पूरा नहीं रहता है, लेकिन जो भी जेल टाइप का होता है टूथपेस्ट में, तो वो दबाने से बच्चों हमेशा वहीं से निकलता है। देखें ना, जहाँ पे उसका मुंह होता है, जहाँ से हम लोग ठेपी को ऐसे ऐसे खोलते हैं और ऐसे दबाते हैं, तो दबाते हैं तो यहीं से निकलता है, और जगह से क्यों नहीं निकल रहा है। तो वही का एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ से हम दबा रहे हैं, कहीं से आप दबाइए, यहाँ से दबाइए पेस्ट को, यहाँ से दबाइए, यहाँ से निकलता तो इस मुंह से ही है। कुछ आ रहा है समझ में, निकलता तो इस मुंह से ही है। इसीलिए आप कहीं पे प्रेशर, कहीं भी प्रेशर दबाएं, उसको कहीं पे प्रेस कर दें तो वो इक्वली हर एक डायरेक्शन में उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो उससे बस निकलने की जगह ये है, इसीलिए यहाँ से ये प्रेशर होता है, यही इसीलिए ये यहाँ से निकलता है। अच्छा समझ सकते हैं बच्चों, सुबह सुबह वो होता ही है, सब लोग मुंह धोते हैं तो कहीं पे दबाएंगे तो निकलता वहीं से है टूथपेस्ट। उसी कारण उसी तरीक़े से अगर आप यहाँ पे दबाएं तो यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, तो यहीं से ये ऊपर जाएगा, है ना। प्रेशर लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाइए, या फिर लिक्विड को यहाँ पे ले आइए तो यहाँ पे भी लगाइए, तो ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आई थिंक आसान है। ब्रेक्स में भी अप्लाई होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो कार का ब्रेक्स जो होते हैं उनमें भी फ्लूइड्स का ही यूज करके उसको मैकेनिज्म सोचते हैं बच्चों। छोटा सा ब्रेक होता है जो अपने पैर से ऐसा करके दबाते हैं, और दबाने के बाद क्या होता है समझिए ना, कम ही फोर्स लगाते हैं फिर भी वो चक्के रुक जाते हैं, कितना भी स्पीड में चल रहा हो कार। तो एक छोटा सा फोर्स लगाने से, अपने पैर से ऐसे दबाने से ब्रेक को कैसे पूरा चक्का रुक गया बच्चों, इतना भारी मास का ऑब्जेक्ट कैसे रुक गया। वो फ्लूइड काम करता है उनके मतलब पास्कल्स लॉ पे काम करता है। अगर चक्का हो, इस टाइप का चक्का हो, और अगर आप समझें अगर यहाँ पे अगर ब्रेक दिया गया हो तो ब्रेक से एक फ्लूइड का पाइप यहाँ तक जाता है, फ्लूइड का पाइप यहाँ तक, एक फ्लूइड का पाइप यहाँ तक, एक फ्लूइड का पाइप यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो ये प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ से निकलने वाला पाइप में इधर फ्लूइड है, इधर फ्लूइड है, इधर फ्लूइड है, इधर फ्लूइड है, तो ये जाके फ्लूइड इस चक्के को रोकता है ना। यहाँ पे लगाया हुआ प्रेशर हर एक डायरेक्शन में वहाँ पे बढ़ता है, बताऊँगा आगे, चीज़ें सिंपल है। तो यहाँ पे लगाने वाला प्रेशर, ये प्रेशर दोनों सेम हो जाता है भाई। ठीक है बच्चों, प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 हो जाता है, मतलब कि फोर्स 1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू फोर्स 2 डिवाइडेड बाई A2, है ना बच्चों। काफ़ी आसान हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एरिया A2 तो बहुत बड़ा है भाई, एरिया A2 तो A1 से काफ़ी बड़ा है ना बच्चों। हाँ वो तो है, अगर आप प्रेशर से कंपैरिजन करें, अगर एरिया बड़ा है, एरिया A2 बड़ा है यहाँ पे, और ये तो फिक्स्ड है, ये प्रेशर यहाँ पे जितना अप्लाई कर रहे हैं वही प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, तो एरिया फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया A2 ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, एरिया A1 कम है तो फोर्स भी कम ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है बच्चों, है ना। ये हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट है, तो एरिया इधर जाएगा, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल देता हूँ फोर्स F2 ज़्यादा लगेगा F1 से प्रेशर अप्लाई करने पे, है ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, है ना। यहाँ से चाहे तो आप F1 का वैल्यू बता सकते हैं भाई। F1 जो हम कितना फोर्स लगाए खुद से, वो हो जाएगा F2, ऐसे भी लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इंटू F2। काफ़ी आसान हो गया ना बच्चों, काफ़ी आसान हो गया भाई, आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका है समझने का, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है,
मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए एक छोटे से, जैसे कहीं पे कार वास का होता है ना, कहीं पे कार खराब हो जाता है, मैकेनिक्स वगैरह क्या करते हैं, अगर उस कार को ऊपर उठा के उसके अंदर से कुछ चीज़ हमको फिट करना है, कुछ चीज़ खराब हो गया उसको बदलना है, तो क्या करते हैं, उसको हाइड्रोलिक प्रेस पे रख देते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस क्या करता है, इसको ऊपर उठा देता है, और हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे फोर्स लगा लगा के उसको ऊपर उठा देते हैं। आजकल तो नया नया चीज़ भी आ गया है कि बच्चों हम पूरे घर को ऊपर उठा देते हैं हाइड्रोलिक प्रेस करके। अगर आप अभी देखे हो कहीं पे, तो पूरे घर को भी ऊपर उठा दिया जाता है हर डायरेक्शन से, उसमें हाइड्रोलिक प्रेस कर करके। तो छोटे छोटे फोर्स लगा के हम इतना बड़ा घर को कैसे ले रहे हैं, इतना बड़ा गाड़ी को कैसे उठा ले रहे हैं। अगर आपने देखा हो कहीं पे जो डंपर वगैरह बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनमें भी हाइड्रोलिक के थ्रू सारा सामान ऐसे करके ऊपर उठा के गिरा दिया जाता है। ट्रैक्टर में भी लगा रहता है डॉलर उसमें, तो वो ऐसा करके ऊपर उठा के हो जाता है। तो सब जगह पे हाइड्रोलिक प्रेस काम कर रहा है, और हाइड्रोलिक प्रेस बच्चों वही पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पास्कल्स लॉ पे है। और उसमें भी वही फ्लूइड रहता है, आप देखे होंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे पाइप लगे रहते हैं, तो पाइप में ही वो फ्लूइड चलता है। ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे ये हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, इस पे पिस्टन पे। देख सकते हैं एरिया छोटा है तो इस पे फोर्स भी कम लगेगा। ये एरिया काफ़ी बड़ा कर दिया, तो एरिया बड़ा कर दिया तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे कम फोर्स लगा के भी ज़्यादा फोर्स जनरेट हो रहा है। हाँ, यही तो बात है बच्चों, कम फोर्स लगाने पे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझे क्या? एग्जाम्पल के थ्रू समझे क्या बच्चों? समझना तो चाहिए हमें। देखिए, मान लेते हैं ये F1 फोर्स हमको नहीं पता है, हम कितना फोर्स लगाएं कि ये गाड़ी उठ जाए। ये एरिया देखिए छोटा सा एरिया होता है, तो इस छोटे से एरिया को मान लेते हैं ना कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, और यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा सा एरिया जो आपको दे रखा है ये वाला, ये मान लेते हैं ना कि आपको 50 मीटर स्क्वायर का एरिया है जो हम उठा रहे हैं ऊपर। और ये गाड़ी का वजन जो है, ये कार का वेट कितना है, मतलब कितना किलो का है, ये मान लेते हैं 1000 किलो का है। 1000 किलो का ये गाड़ी है बच्चों, इसको हमको उठाना है। ये सब अभी ये हमने आपको बताया ना, अभी प्रेशर वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब बताइए कितना फोर्स से इसको लगाएं कि ये कार ऊपर उठ जाए। तो हमने भी क्या बताया आपको, याद कीजिए। दोनों जगह प्रेशर सेम होता है, मतलब प्रेशर 1 और प्रेशर 2 सेम हो गया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पहला वाला फोर्स F1 कितना लगाना है वो नहीं पता है, अपॉन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, हाँ, मीटर स्क्वायर में आ गया, इक्वल टू, इधर क्या है बच्चों, इधर है फोर्स कितना लगेगा, 1000 की जो केजी का है इंटू जी का वैल्यू 10 है। समझ में आ रहा है ये फोर्स कितना लिखा है? अरे यार, इसको फोर्स कितना लगेगा नीचे, mg ही तो लगेगा। जो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, वो mg ही तो लगेगा। और वही फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, तो वही इसके इक्वेट कर देंगे ना, वही हमने किया है। 10 से गुना कर दिया, क्योंकि mg लिखना था हमें, है ना बच्चों, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है बच्चों, 50 मीटर स्क्वायर का। आप देख सकते हैं F1 का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। 10⁻⁻⁴ तो ये कट ही जाएगा गुना करने पे। तो ऊपर देख सकते हैं F1 का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है 10/50। 10/50 मतलब ये अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.0 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 न्यूटन का। F1 का वैल्यू हो जाएगा 0.2 न्यूटन का फोर्स। देख रहे हैं कितना फोर्स कम लगाएं, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। समझ सकते हैं कितना कम फोर्स हम लगा रहे हैं, और ये इतना कम फोर्स लगाने के बाद भी ये गाड़ी उठ जा रहा है। 5-6 न्यूटन में तो हम लोग ब्लॉक मूव कराते थे ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पे समझ सकते हैं 0.2 न्यूटन का इतना कम फोर्स लगा के आपने पूरे गाड़ी को उठा दिया भाई। ये तो चमत्कार ही हो गया, है ना। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग ऐसे ही तो होता है हाइड्रोलिक प्रेस में। कहीं पे गाड़ी खराब हो जाता है तो नहीं, चक्का को उठाना रहता है, तो गाड़ी को ऐसे ऐसे मारते रहते हैं नीचे, ऐसे कर करके, तो फ्लूइड होता है उसके अंदर, वो कम फोर्स को ज़्यादा फोर्स में बदल देता है। कैसे बदलता है, पास्कल्स लॉ के थ्रू, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों। ओके, एक चीज़ और बताना चाहता था मैं, क्या मैं बता दूं? चलिए यहीं पे बता देता हूँ, कुछ ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा देरी से करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक डायरेक्शन में फ्लूइड बराबर बराबर प्रेशर लगाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अगर इस टाइप का आपको बना के दिया है, क्योंकि कहीं कहीं पे डायग्राम मैंने भी देखा है इसको बनाते हुए, तो देखिए अगर इस टाइप का है, तो इस टाइप का अगर ऐसे कर दिया है, देखिए इस टाइप का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ।
है ना बच्चों। इस टाइप का डायग्राम मैं बना दिया। ये क्या है? डरना नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं है ये। देखिए इसमें ऐसा करके फ्लूइड भरा हुआ है ना बच्चों। इसमें क्या है ना कि फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। फ्लूइड कोई भी फ्लूइड हो सकता है। मैंने ऊपर तक क्यों बना दिया, ऊपर तक क्यों बना दिया? चलिए कोई बात नहीं, आपको समझने के लिए मैं यहीं तक बनाता हूँ। ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए यार, थोड़ा गलत बन गया बच्चों, थोड़ा गलत बन गया। इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ तक। तो अगर मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात करूँ, मतलब कि पानी रुका हुआ है, तो क्या होगा भाई? पानी रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा भाई। देख सकते हैं पानी इसमें इस ट्यूब में भी आ गया है, यहाँ तक आ गया है इस ट्यूब में भी, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लेवल पे तो सेम ही रहेगा ना पानी भाई। पानी स्टैटिक में रहता है तो हॉरिजेंटल लेवल पे तो सेम ही रहता है, मतलब देख सकते हैं लेवल सेम है अभी। अगर आप किसी में पानी डाल दिए हैं टब वगैरह में, तो अगर इधर से भी कुछ निकाल दिया है पाइप, तो हर एक जगह पे बराबर ऐसे आ जाता है, हर एक जगह पे बराबर ऐसे लेवल हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर प्रेस करना चाहें, अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करें फोर्स लगा के, तो क्या होगा? अगर आपने प्रेस किया ना, तो इस पे लगने वाला प्रेशर जो है पी, इधर नीचे जो प्रेशर लगेगा पी, वो हर एक जगह पे बढ़ जाएगा। मतलब ये भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये भी ऊपर की तरफ पानी का लेवल बढ़ेगा ऊपर की तरफ। और कितना प्रेशर से बढ़ेगा? वो हो जाएगा P/4, P/4, ये हो जाएगा P/4 और ये हो जाएगा P/4। ओके, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में प्रेशर बराबर बराबर बढ़ गया। जहाँ पे बढ़ सकता था प्रेशर तो इधर भी लग रहा होगा, इसके कंटेनर वाल के कंटेनर पे भी, इधर भी। लेकिन जो वहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, यहाँ पे ऐसे जाकर ऊपर बढ़ सकता है, पानी बढ़ सकता है। तो हर एक जगह पे देख सकते हैं प्रेशर बराबर बराबर, और सबको जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। बराबर बराबर इक्वली बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही मैं बताना चाहता था। आ रहा है समझ में? तो वहाँ पे एक ही जगह था निकलने का बच्चों, यहाँ पे एक ही जगह था यही। तो जितना प्रेशर इधर लगाए थे उतना ही इधर निकल गया। अगर ऐसा ऐसा दो होता, एक और कंटेनर में ऐसे करके हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी P/2 यहाँ पे जाता और P/2 यहाँ पे जाता। ये होता है पास्कल्स लॉ, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। Pressure distributes in all the direction equally। हाँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू आर्म्स ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है थिकर आर्म पे, ठीक है। फोर्स शुड अप्लाइड ऑन अ वाटर ऑफ द थिनर आर्म द वाटर तो रिमेन्स एट द इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि इसका पानी का लेवल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब कि पानी का लेवल बराबर रहे। ओके, समझ सकते हैं। यहाँ पे तो पी नोट प्रेशर लग ही रहा होगा, पी नोट प्रेशर तो लग ही रहा होगा, क्योंकि ऊपर हवा ही तो है बच्चों, है ना। हमें बताना है कि कितना फोर्स लगाएं कि इनका लेवल वही का वही रहे, समझिए। तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया 50 न्यूटन पर यूनिट एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा? फोर्स नहीं पता है और एरिया पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना प्रेशर अगर यहाँ पे लग रहा होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा, मतलब सॉरी, जितना फोर्स यहाँ पे लगाए हैं उसके कारण जो प्रेशर आया है वही प्रेशर तो यहाँ पे होगा। अरे यार, अभी पीछे ही बताया बच्चों कि प्रेशर यहाँ पे जितना लगता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहीं पे तो जा सकता है। तो समझिए जो प्रेशर यहाँ वही यहाँ, तो सिंपल है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो 50/10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू F/1 सेंटीमीटर स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए आप, तो इसका मतलब कि आपका ये अभी बैलेंस रहेगा, बरकरार रहेगा, लेवल वही का वही रहेगा। सिंपल है यार, ये चीज़ें तो आसानी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बच्चों मैंने बोला था ये भी काफ़ी आसान होता है। क्या बोला जा रहा है इसमें? आर्किमिडीज चचा ने भी एक दिया, ये बोलते हैं कि हमने एक्सीडेंटली दे दिया, मतलब कि हमें पता नहीं था कैसे हो गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्सीडेंटली आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दैट अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और होली इन अ फ्लूइड। या तो पूरी तरीका से पानी में डुबा दीजिए चीज़ों को, या फिर थोड़ा डुबाइए। द रेस्ट इन रेस्ट, हाँ ठीक है, इट इज़ बाउंड अप
with a force equal to the weight of the fluid displaced by the body. This principle is called Archimedes principle and necessary for consequence of this law of fluid statics. बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। बोला यह जा रहा है कि अगर आप किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी में ले जाकर उसका उसका भार मापें, उसका भार मतलब उसका वेट मेजर करें, तो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। यही चीज़ को ऑब्जर्व करके आर्किमिडीज अंकल थे, उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दे दिया। समझिएगा बच्चों, अगर आप कहीं पे पानी में गए हों तो आप देखेंगे कि जो जो हमने 10 केजी का वजन बाहर रखा है वो अंदर जाने पे 8 या 7 केजी का हो जाएगा। तो 3 केजी कहाँ गया भाई? पानी में जाने के बाद 3 केजी खत्म हो गया, और फिर उसको बाहर निकालेंगे हवा में तो फिर उतना ही वेट हो जाता है 10 केजी का। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही है ना कि पानी भी अंदर से एक ऐसा फोर्स लगा रहा है जो उसको ग्रेविटी फोर्स को कम कर दे रहा है। यही तो हो रहा होगा। हो क्या रहा होगा? बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये यहाँ पे पेन है, इसको मान लेते हैं कि 5 केजी का पेन है नहीं, मानना है 5 केजी का है, ठीक है, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है। इसी को पानी में ले गया तो ये 4 केजी का हो गया। 1 केजी कहाँ गया? तो ऊपर था हवा में, तो वहाँ पे तो ग्रेविटी लग रहा था mg, अंदर गया तो ग्रेविटी mg लग रहा होगा, लेकिन होना तो फिर 5 चाहिए ना 5 केजी का, लेकिन 4 क्यों हो गया? क्योंकि नीचे से कोई फोर्स लग रहा होगा। यही बात हो रही होगी ना। आप सोचिए ना, हो सकता है नीचे से कोई फोर्स लग रहा होगा उस पर और उसका ग्रेविटी को कम कर दिया होगा। ग्रेविटी फोर्स जो लग रहा होगा नीचे वो कम कर दिया होगा। यही होता है एक्चुअली में, है ना। तो जो नीचे से फोर्स लगाता है ना फ्लूइड, वो होता है बायोंट फोर्स। तो उसी को समझने वाले हैं बच्चों। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं एक कंटेनर बना दूं बच्चों, ठीक है, एक कंटेनर हमने बना दिया, इसमें बच्चों क्या है? पानी है। इतना भी पानी नहीं है, थोड़ा कम पानी है, ठीक है, पानी इतना कम है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर क्या रहे हैं, इसी चीज को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए भाई। अब अगर हम इसमें एक बच्चों डाल दिए हैं, क्या डाल दिए हैं भाई? एक ब्लॉक डाल दिए, तो ब्लॉक डालने पे पानी का लेवल भी ऊपर तक बढ़ जाएगा। पानी का लेवल ऊपर तक बढ़ गया बच्चों, देख सकते हैं आप। मतलब इस लेवल तक था पहले, इस लेवल तक था पानी, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर एक ब्लॉक को डाल दिया तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना अंदर जाएगा, तो उतना पानी तो बाहर फेंकेगा ना भाई। जितना इसका वॉल्यूम होता है उतना पानी ये बाहर फेंकता है। और इसको बोला जाता है कि जितना इसका वेट है, वेट कैसे? जब इस पे भाई फ्लूइड है तो प्रेशर तो लगाएगा ही ना हर एक डायरेक्शन में। तो जितना इसका वेट हो जाता है, वेट कौन वाला? जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं फ्लूइड, उसके कारण जो वेट होता है, उतना ही वेट का पानी ये बाहर फेंका है। ये इतना पानी मैं बता रहा हूँ ये क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका डेंसिटी हमने मान लिया कि ये रो है बच्चों, जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी रो है, और इसका डेंसिटी क्या है? इसका डेंसिटी है सिग्मा। कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना बच्चों, तो इसको सिग्मा मान लिया भाई, ठीक है। अगर ये ब्लॉक, यही ब्लॉक अगर हवा में है, एयर में, तो क्या हो रहा है? इसका डेंसिटी रो हमने मान लिया, तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या होता है बच्चों? mg। एम मास को कैसे लिख सकते हैं? इसका वॉल्यूम भी है ना, वॉल्यूम भी है बच्चों। वॉल्यूम कुछ तो होगा भाई, ऑब्जेक्ट है तो कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास होता है, तो सिग्मा भी जी लिख दिया। तो ये इसको एयर में अगर नापा गया, एयर में अगर इसको ऊपर से नापा गया कितना केजी का है, तो इतना इसका वेट आया, ठीक है भाई। पानी में गया, पानी में एक फोर्स यहाँ पे समझिए कैसे लग रहा होगा, समझिएगा बच्चों, काफ़ी इजी होने वाला है भाई। प्रेशर तो हर एक डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा इस पर, है ना बच्चों, ठीक है भाई। तो हॉरिजेंटल लेवल पे तो प्रेशर सेम होता है, मतलब इधर से लगने वाला प्रेशर, इधर से लगने वाला प्रेशर, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, इधर से सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। मैंने पीछे बता रखा है पहला लेक्चर में। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर कुछ होगा, यहाँ पे इस यहाँ से भी प्रेशर कुछ होगा। अब बोलेंगे कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई मैंने बोला था हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ये हॉरिजेंटल लेवल है ये यहाँ ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल इसके इस पॉइंट पे हर जगह पे बराबर होगा ना, इस पॉइंट पे थोड़ी बराबर होगा, ये बराबर थोड़ी हो जाएगा, ये और ये बराबर थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना यार, हॉरिजेंटल लेवल ये है ना, ठीक है गुरुजी।
ओके, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा भाई, ऊपर हमको पता है हवा है, एयर है, तो एयर है तो ऊपर से क्या आ रहा होगा, पी नोट प्रेशर। ठीक है भाई, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से इसका हाइट h1 है, यहाँ से ये हाइट इसका क्या है बच्चों, h1 है, यहाँ से इसका ये हाइट इतना तक कितना है, h2 है। समझिएगा चीज़ों को बच्चों, यहाँ से इसका हाइट h1 है, ऊपर से इसका हाइट, नीचे वाले बॉटम का हाइट h2 है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो P एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखते हैं। ओके, जो भी प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे वो तो कम होगा, इससे तो कम ही होगा, क्योंकि हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ता जाता है, मैंने बोला था। तो हाइट h2 क्या है, बड़ा है ना भाई, h2 हाइट आपको साफ साफ दिख रहा है, h1 से तो बड़ा ही है। तो प्रेशर जो लगेगा P2 वो बड़ा होगा P1 से, आपको पता चल गया है। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बच्चों, ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे। तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों, P नोट प्लस रो जी H1। प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा बच्चों, P नोट प्लस रो जी H2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक H2 तक आ गया। ठीक है भाई, पी ए पी बी लिख दिए हम लोग। आपको पता है पी बी बड़ा है, P2 मतलब वही पी बी, मैं P2 लिख दिया, पी बी लिख देता हूँ, पी ए से तो बड़ा ही है। जो बड़ा है उससे छोटा हम घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, अरे यार जो बड़ा है बच्चों उससे छोटा घटाएंगे, नेट फोर्स यहाँ पे कहाँ लग रहा होगा, प्रेशर आया है, फोर्स कैसे लगेगा, देखिए फोर्स लिख देते हैं। तो फोर्स ए पॉइंट पे कितना लगेगा, फोर्स ऑन ए पॉइंट कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है भाई। तो एरिया जो यहाँ पे है वो यही तो एरिया है, यही तो एरिया है। ठीक है भाई, एरिया सेम है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया से गुना कर दीजिए भाई। पी नोट प्लस रो जी H1 इंटू एरिया ए। फोर्स ऑन बी पॉइंट पे क्या होगा, हो जाएगा P नोट प्लस रो जी H2 इंटू एरिया ए। तो अगर आप देखें तो ये फोर्स तो बड़ा है क्योंकि प्रेशर बड़ा था, तो प्रेशर, ये फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो बड़ा है ना भाई, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अभी का नेट फोर्स इसके थ्रू, जो पानी के थ्रू लग रहा है। ओके, मतलब इसीलिए हमको ऊपर की तरफ फील होता है, इसीलिए आप पानी में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हमें हल्का हो गया। हल्का इसलिए हो गया क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसी को बाउंड फोर्स बोलते हैं। मैं बताने वाला हूँ अभी कैसे आ गया, देखिए। एफ बी माइनस एफ ए तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए घटाइए ना, आप खुद से घटा सकते हैं। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि रो जी तो कॉमन ही है, रो जी ए कॉमन है पूरा, और H2 माइनस H1 हो जाएगा। H2 माइनस H1 करने से क्या आएगा, देखिए ना, हाइट का डिफरेंस, ये माइनस ये घटा देंगे तो इसका यही हाइट तो बचेगा, जो इसका साइड का हाइट है, साइड का हाइट है ना, इस ये क्यूब टाइप का था तो ये साइड है, तो H2 माइनस H1 क्या है, इसका साइड है, इसका साइड गुने एरिया। भाई एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, आपको बताना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है, तो नीचे एल बी गुना कर दिए तो ये कितना हो गया, ये एरिया हो गया इंटू हाइट, तो यही तो हो गया वॉल्यूम। तो एरिया क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया ए है, H2 माइनस H1 क्या है, यही तो इसका हाइट है। ओके, मतलब वॉल्यूम आ गया। हाँ यार वॉल्यूम आ गया, देखिए बच्चों, इसी को तो लिख सकते हैं रो जी ए इंटू एच, मतलब कि रो जी वी। तो यहाँ से आपको पता चल गया, जो एफ बी बॉयंट फोर्स बोलते हैं, एफ बी या बी एफ बोल सकते हैं आप, तो बायोंट फोर्स बोलते हैं जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और रो जी भी है बच्चों, रो जी भी है बच्चों, समझिएगा बायोंट फोर्स कितना इजीली आ गया। रो क्या है यहाँ पे, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वॉल्यूम क्या है, वी, इसका वॉल्यूम है बच्चों, है ना, इसका वॉल्यूम। ठीक है, आसान है बच्चों, आसान है। बायोंट फोर्स आपने देख लिया क्या आ गया। अब चीज़ें ये मैं बताने वाला हूँ कि एफ बी बायोंट फोर्स आया था रो जी इंटू भी। ओके ओके ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और भी क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना है हमको बच्चों, एक चीज़ और बताना है। क्या बताना है कि ये क्या हुआ, इतना फोर्स तो अंदर से लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो अंदर भी तो ग्रेविटी लग ही रहा होगा। ग्रेविटी तो हर जगह पे लगता है, हर जगह पे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है। नीचे mg तो लग ही रहा होगा बच्चों, इसमें तो आप समझिएगा, mg तो नीचे लग ही रहा होगा। mg चाहे हवा में हो चाहे इसमें हो, वाटर में mg तो नीचे लग रहा होगा। ठीक है भाई, mg तो नीचे लग ही रहा होगा। जो ये नीचे फोर्स लग रहा है mg इसका, और जो नेट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से बना लेते हैं। देखिएगा बच्चों, ये जो था ऑब्जेक्ट था कुछ, नीचे की तरफ इस पे mg तो लग ही रहा होगा भाई, ऊपर की तरफ नेट बाउंड फोर्स तो ऊपर लगता है। अब हमको समझ में आ गया, अब आप घबराइएगा नहीं, बाउंड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगता है लिक्विड में, ठीक है भाई। ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब इसका एपरेंट वेट कितना है, ये अंदर जाने के बाद इसका भार कितना रहेगा, वो हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स और कुछ नहीं है बच्चों, फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, इसी को बोल देते हैं। या फिर जितना फोर्स इस पे लगा है ना, अप्लाइड किया गया है फ्लूइड पे, फ्लूइड के द्वारा ऑब्जेक्ट पे, जितना फोर्स, जो बाउंड फोर्स अप्लाई किया गया है ना, उतना ही वेट का पानी ये बाहर फेंकता है, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही इसका रहता है, उतना ही वेट का ये वॉल्यूम बाहर फेंकता है फ्लूइड का। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इतना ही होता है जितना इसका फोर्स अप्लाइड होता है ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड के द्वारा, ठीक है ना। मैं ये जो बता रहा था ना कि यहाँ पे इतना पानी का लेवल कैसे बढ़ गया, तो जितना इसका वेट है ना बच्चों, जितना इसका जो बाउंड फोर्स लग रहा है ना, उतना ही फोर्स का ये, इतना ही वेट, उतना ही वेट का ये पानी होता है। आई थिंक क्लियर होगा, नहीं होगा तो अभी आगे हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपरेंट वेट कितना आएगा, एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट क्या है mg, मतलब कि सिग्मा वी जी था ना, सिग्मा वी जी था, माइनस बाउंड फोर्स कितना है, रो वी जी था, आई थिंक रो जी भी, हाँ वही आ गया भाई, एपरेंट वेट इतना आ गया, और क्या, यही तो है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, तो इतना इसको फील होगा। वाटर में जाने के बाद जो वेट होगा उसी को बोल देते हैं एपरेंट वेट, ठीक है। तो वाटर में जाने के बाद जो वेट इसको फील होगा वही होगा ये माइनस ये, ठीक है, सिग्मा भी जी माइनस रो भी जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, सिग्मा माइनस रो इंटू भी जी, ठीक है। काफ़ी आसान है यार, ऐसे इस तरीके से किया जाता है बच्चों सवाल को, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ और आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, अब अगर ध्यान दें तो मैंने पीछे बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, नहीं नहीं रिलेटिव डेंसिटी था, है ना, इसी को बोल देते थे रिलेटिव डेंसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल दिया जाता है ना। ये होता क्या था बच्चों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आई थिंक क्लियर होगा, ये तो आपको याद होगा वो जो मैंने पीछे बताया था, इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, कभी पूछा नहीं जाता लेकिन बता देता हूँ मैं इसके बारे में क्या होता है। जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा गया है, तो इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है भाई, ठीक है।
अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो देखा जाए, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे ये जितना इसका वॉल्यूम होता है उतना ही पानी यहाँ पे अप जाता है और इसका वेट इसके बायोंट फोर्स के बराबर हो जाता है। जितना इसका अंदर से ये फोर्स लगता है ना, जितना इसका फोर्स लगता है उतना ही ये पानी यहाँ पे डिस्प्लेस करता है। ठीक है भाई, तो हम उस सब्सटेंस का जब हवा में हो तब उसका डेंसिटी देखेंगे, और जब वो पानी में चला गया तब वाटर का डेंसिटी देखेंगे, है ना, उस टाइम पे देखेंगे। तो ये जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है ना उसको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन वाटर एंड the water displaced मैं क्या बोल रहा हूँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन वाटर एंड व्हेन वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पानी हटाया जाता है वही उसी का डेंसिटी लेना है बच्चों, है ना, उसी का डेंसिटी लेना है। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वेट के फॉर्म में, है ना, वेट के फॉर्म में। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वहाँ पे सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, देखिए क्योंकि सब्सटेंस का जो एक्चुअल हवा में डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ये हम लोग ले रहे थे ना, डेंसिटी ले लेते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जब वो पानी में चला गया तो पानी में भी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। ये एयर में है ना, ये वाटर का है। तो यहाँ पे मास अगर लिखना चाहें बच्चों तो कितना लिख सकते हैं, मास को वेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये एम डैश ले लेते हैं। वॉल्यूम सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी ये ऊपर फेंका है, उतना ही वॉल्यूम पानी ये ऊपर फेंका है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वही वॉल्यूम इस वाटर का होगा। तो वही इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर में जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में क्या लिख दे पहले, मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास कितना है, सिग्मा है ना, सिग्मा इंटू भी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मास लेना होगा हमें, वो कितना लेना होगा, चलिए मास ऑफ लिक्विड ही लिख देते हैं अपॉन वॉल्यूम, तो रहेगा वही वाला। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमें क्या मतलब है वो देखिए, ये आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या है, अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऊपर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा क्या बच्चों, ये किसका वेट हो गया, लिक्विड का, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, इसके नीचे अब लिखना चाहें तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ होगा ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे लिख देना चाहता हूं मैं, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा बच्चों, कितना होगा जल्दी बताइए, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, मतलब फ्लूइड कितना बाहर निकल गया होगा। तो जितना इसका वेट होगा हवा में, एयर में जितना वेट होगा, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, एयर में वेट और यहाँ पे वाटर में वेट, मतलब फ्लूइड में। आ रहा समझ में मैंने कुछ क्या लिखा है यहाँ पे, हवा में जितना वेट होगा उसको, फ्लूइड में जितना वेट होगा उसको उसमें से घटा दिया। ओके, मतलब किया कुछ नहीं भाई किया कुछ नहीं, ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यही तो है। तो इसको इधर ले आया और इसको एपरेंट वेट को इधर ले आया। तो रो भी जी जो कि वेट इन एयर है, और एपरेंट वेट जो लिख दिया हमने, जो वेट उसका फ्लूइड में है। तो कुछ नहीं किया, एक्सचेंज कर दिया, इसको इधर लेके इसको इधर ले आया, है ना, ऐसे ही कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ रो वी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा वी जी माइनस एपरेंट वेट। ठीक है, तो ऐसे करके हम बता सकते हैं। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो ये कितना लिक्विड का आ रहा था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ठीक है, ऐसे
ये एयर में था, ये लिक्विड में था, फ्लूइड में, आप समझ सकते हैं, है ना। ये भी एयर में था। काफ़ी इजली हमने बता दिया। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ये होता है। सिंपल है यार, कहीं कहीं पे यूज होता है, इसलिए हमने आपको बता दिया बच्चों, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फ्लोटेशन देखना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, फ्लोट करने वाली चीज़ों को ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लोटेशन में समझिए कोई चीज़ फ्लोट कैसे करता है। आसान है समझना, इसलिए आसान है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बताऊँ, अच्छा ऐसे बता देता हूँ। ये तो कुछ गंदा ही बन गया भाई। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो फ्लूइड ऐसा है। अब इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं भाई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोटेशन में ये चीज़ देखना है ना आपको, चीज़ें फ्लोट कैसे करती है, ठीक है। चीज़ें फ्लोट कैसे करती है, मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो जाके ऑब्जेक्ट डूब गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अंदर जाके डूब गया भाई। ये ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे करके तैर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर तैर रहा है, कुछ पानी में है, कुछ हिस्सा इसका पानी में है, कुछ हिस्सा इसके ऊपर है। तीनों का केस में देखिए क्या है, हमने क्या लिया है, इसका डेंसिटी रो लिया है, इसका रो लिया है जो फ्लूइड है, इसका डेंसिटी हमने क्या लिया है बच्चों, सिग्मा लिया है। समझिएगा फ्लोटेशन कब होता है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अंदर डूब गया। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट अंदर डूब जाएगा, मतलब कि डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रो से ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, सिग्मा का वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है। यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू जो है बच्चों वो कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ओके 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 ओके, तो फ्लोट तो इन दोनों केस में कर रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब तैर तो रहा है, भले ही थोड़ा डूबा हुआ है, लेकिन जमीन तक तो नहीं आ गया। जमीन तक कब आया है, जब डेंसिटी ज़्यादा हो गया हो लिक्विड से। ठीक है भाई, तो ये हम लोग कब देख रहे हैं, ये हम लोग तब देख रहे हैं जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया हो। इक्विलिब्रियम आ गया होगा, है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। स्टैटिक भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्लूइड वगैरह भी रुका हुआ है इसमें। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, जल्दी देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको तो पता है यहाँ पे डूब गया है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। ठीक है भाई, ऊपर तो एयर ही है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस केस में जितना ये नीचे आया है बच्चों, जितना नीचे आया है उतना पानी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड किया होगा, लेकिन ऐसा किया है कि ये यहाँ पे मतलब पूरी तरीक़ा से डूबा भी नहीं है और पूरा तरीक़ा से ऊपर भी नहीं है, ये बीच का केस है। इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीक़ा से डूब गया है, इसमें तैर रहा है पूरी तरीक़ा से, इसमें बीच का केस है, ना ही पूरी तरीक़ा से तैर रहा है ना ही पूरी तरीक़ा से डूबा हुआ है, मतलब बीच में लगभग लगभग तैर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो फॉर फ्लोटिंग कंडीशन, फॉर फ्लोटिंग कंडीशन क्या होना चाहिए, जो सिग्मा का वैल्यू है ना बच्चों वो छोटा या बराबर होना चाहिए रो का, तभी जाकर ये फ्लो करेगा, तभी जाकर ये फ्लो करेगा, मतलब फ्लोट करेगा। सिग्मा जो है वो है डेंसिटी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए लिक्विड की डेंसिटी से, तभी फ्लो होगा, फ्लोट होगा। इसीलिए तो फ्लोट हो रहा है, डेंसिटी कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं भी आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ तो अच्छा लगेगा मेरे को। देखिए ठीक है, फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इसके वॉल्यूम कुछ अंदर है, मतलब ये वाली वॉल्यूम इसका वी इनसाइड है, वॉल्यूम कुछ उधर है, बाहर कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम आउटसाइड है। ठीक है भाई,
इतना डूबा हुआ है ना, इतना ही डूबा हुआ है इसका, इतना ही पार्ट ये डूबा हुआ है, मतलब इतना वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है बच्चों, बाकी तो तैर रहा है। एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने? ओके बच्चों, ओके 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 ओके। अगर देखना चाहें हम तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में कितना होगा इसका ऑब्जेक्ट का वेट, वो देख लेते हैं बच्चों। वो सिग्मा वी इंटू जी होगा भाई, ठीक है। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, मतलब जो भी लिक्विड है, फ्लूइड में, है ना बच्चों, फ्लूइड में कितना होगा, फ्लूइड में कितना होगा भाई, हमने क्या बताया था बच्चों आपको कि याद नहीं आ रहा है क्या, रो था ना, रो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड था, इंटू भी था वॉल्यूम इनसाइड, इनसाइड वैल्यू बच्चों, है ना, वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी। अब बोलेंगे इनसाइड ही वॉल्यूम क्यों लिए आप, अंदर वाला, क्योंकि हम क्या लेते थे, जितना पानी डिस्प्लेस्ड होता था इसके वॉल्यूम के थ्रू, पीछे केस में क्या था बच्चों, पूरा डूबा हुआ था, तो हम लोग लिखते थे वॉल्यूम पूरा इसका, लेकिन वॉल्यूम जो पानी के अंदर होता है हम उसी को लेते थे, वहाँ पे पानी के अंदर पूरा ये ऑब्जेक्ट था तो पूरा वॉल्यूम लेते थे, पानी के अंदर ये अब भी इनसाइड कम है तो मतलब हम इसका वॉल्यूम लेंगे। अगर आपको वेट मेजर करना है फ्लूइड, ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है फ्लूइड में, तो इसका वॉल्यूम इनसाइड ही लेंगे हम, क्योंकि इतना ही पानी ऊपर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, ये पानी का लेवल उतना ही बड़ा होगा जितना ये अंदर वॉल्यूम आया होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एपरेंट वेट देखना चाहें, एपरेंट वेट तो वेट ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड कर देते हैं। एपरेंट वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा वी जी माइनस रो भी इनसाइड इंटू जी। तो एपरेंट वेट इतना होगा, लेकिन याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे एपरेंट वेट का वैल्यू आपको ध्यान देना होगा कितना होता है। एपरेंट वेट का वैल्यू बच्चों 0 होता है, हैं? 0 कैसे हो गया भाई? एपरेंट वेट तो अभी आ रहा था ना बच्चों, 0 कैसे हो गया? 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा तो उसका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा समझिए ना भाई। अब नीचे से इसको लगने वाला बाउंड फोर्स जो होगा, ये बाउंड फोर्स है एफ बी एफ, जो बाउंड फोर्स ऊपर की तरफ इसको धक्का दे रहा होगा वो पूरा बैलेंस हो चुका है अब इससे नीचे लगने वाला एम जी फोर्स से, तभी तो ये तैर रहा है। अगर ये नहीं हो बैलेंस ना, नीचे लगने वाला एम जी फोर्स है, मान लेते हैं नीचे लगने वाला क्या है बच्चों, एम जी फोर्स है, ऊपर लगने वाला बाउंड फोर्स है। अगर इनमें से कोई भी बड़ा हो जाए, मान लेते हैं एम जी बड़ा हो जाए, तो एम जी बड़ा है तो ये नीचे आने वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, मतलब कि इससे बड़ा ये हो जाए तो इसको अंदर डुबाने लगेगा क्योंकि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा हो जाए तो ये ऊपर की तरफ फेंकने लगेगा, इतना फेंक देगा कि वैसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर इनको फ्लोट करते रहना है तो इन दोनों को फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो कोई शिप होता है वो पानी पे ऐसे ऐसे जाता रहता है, वो ऐसे ऐसे थोड़ी जाता है। तो इसीलिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वो बैलेंस हो जाते हैं, तो नेट इसका एपरेंट वेट 0 हो जाता है। इसको लगने वाला, इसको आभासी भार, एपरेंट मतलब कि हमें जो लगता है अंदर से लगता है कि कितना भार है मेरा, तो वो 0 हो जाता है। इसके कारण बच्चों इसका एपरेंट वेट 0 हो जाता है भाई, है ना। अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे अगर बैलेंस करके देख सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से, मतलब यहाँ पे वेट मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप देखेंगे तो ये ढीला हो जाता है स्प्रिंग, मतलब कि इसका कोई भी वेट आता ही नहीं है एपरेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस कर चुका है, तभी तो ये तैर रहा है। तैरने का कंडीशन यही है कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 0 है ना भाई, नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो ऊपर नीचे होने लगेगा ये ना। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाता है, इसके कारण एपरेंट वेट 0 हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब सिग्मा बी जी इक्वल टू रो भी इनसाइड इंटू जी। यहाँ से अगर आप जी जी काटना चाहें तो बिल्कुल काट सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या बच्चों, क्या क्या वॉल्यूम इनसाइड कितना आ रहा है, सिग्मा भी डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, यही तो आ रहा है बच्चों, हाँ यही तो आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो अब वॉल्यूम आउटसाइड भी बता सकते हैं, आउटसाइड कितना उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इनसाइड, ये तो कर देंगे। तो इसके बाद कितना आ जाएगा, वी माइनस सिग्मा वी अपॉन रो, मतलब क्या हो गया, वी कॉमन ले लिया, मतलब कि क्या हो गया, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू वी। ओके, आ गया बच्चों, आ गया आ गया। तो इतना वॉल्यूम तो ये आउटसाइड है, इतना इसका आउटसाइड वॉल्यूम है। अब कहीं कहीं पे देखा जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम भी निकालते हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा, मतलब कि जो वॉल्यूम इनसाइड है अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनसाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों,
इसको नीचे ले जाइए ना तो सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा, सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा। उसी तरीके से जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड कितना हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम आउटसाइड है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। तो आउटसाइड वॉल्यूम कितना है बच्चों, कुछ करना थोड़ी है, आउटसाइड ये है, ये भी है, तो इसको बच्चों नीचे ले जाएंगे भी को, तो बचेगा ये सिंपल। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा अपन रो, आ गया। देख सकते हैं बच्चों काफ़ी आसानी तरीके से आ जाता है ना। ये सब चीज़ों को किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। और अगर चीज़ें एक चीज़ और मतलब क्वेश्चन टाइप का ही है, क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ। इफ़ द फ्लूइड इज सेम देन टेल द एफ इनसाइड फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इस टाइप का वॉल्यूम, इस टाइप का आपको सवाल बना के दिया जा सकता है ए एंड बी, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल अगर आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो बच्चों आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड सेम है तो मतलब ये रो ही होगा पूरे इसका वॉल्यूम, पूरा डेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो अगर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, इनका आपको दे रखा है कि ये है सिग्मा 1 और ये है आपका सिग्मा 2, डेंसिटी आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन इनसाइड ऑफ ए डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड ऑफ बी, तो कितना कितना हो जाएगा देख लीजिए आप। तो भाई कितना होता था ये इनसाइड में सिग्मा अपॉन रो, तो सिग्मा अपॉन रो होता था, तो ये सिग्मा ए हो जाएगा ना, सिग्मा 1, ये ए है और ये बी है, सिग्मा 1 ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन रो, तो कितना हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। ऐसा करके रेशियो पूछा जा सकता है। अगर आप चाहें तो अब ये भी बता सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड ऑफ ए कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ बी कितना हो जाएगा, ऐसे भी करके बता सकते हैं। कितना आ रहा था 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, तो 1 माइनस सिग्मा 1 अपॉन रो डिवाइडेड बाई 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन रो। चाहे तो आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, तो रो माइनस सिग्मा 1 हो जाएगा अपॉन रो माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। किसी का डेंसिटी चेंज कर दें, अगली बार हो सकता है कि ये अलग अलग लिक्विड, ये रो 1 हो जाए, ये रो 2 हो जाए और इसका सेम रखें, इस टाइप का बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और चीज़ें आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। एक केस था, अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं हो बच्चों, मतलब पानी शांत नहीं हो, पानी अब चल रहा हो, ऐसे ऐसे हिल रहा हो, तो वो क्या करेगा, वो जो उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसको भी हिलाएगा। अरे यार मैं क्या बता रहा हूँ, इस टाइप से बता रहा हूँ आपको, देखिए समझिए ना, समंदर है, समंदर में क्या हो रहा है ना कि जहाज जा रहा है, तो वहाँ पे अगर जहाज चलता है तो क्या होता है भाई, वहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, हवा हुआ चलता है ना, तो जहाज ऐसे 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 होने लगता है। अकबका जाते हैं लोग कि साला क्या हो गया, नहीं सॉरी ये सब वर्ड नहीं मतलब क्या हो गया, मतलब नाव डूबने वाला तो नहीं है, इस टाइप का फील होता है। तो अगर ये टर्बुलेंस ऐसे ऐसे हो रहा है तो हो सकता है ना नाव डूब जाए भाई। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो शिप वगैरह होते हैं, जो नाव वगैरह चलते हैं, बड़े बड़े होते हैं शिप्स, तो उनका नीचे बहुत ज़्यादा वेट कर दिया जाता है ना, क्योंकि उनके नीचे लगने वाला जो फोर्स है ना, नीचे जो लगाने वाला फोर्स है, ये फ्लूइड के द्वारा, लिक्विड के द्वारा भी लगाया जा रहा होगा, और उनका नेट वेट होगा ना वो नीचे ही दबा रहे, मतलब नीचे के डायरेक्शन में ही ज़्यादा वेट रहे और ऊपर कम रहे, ताकि नीचे रहे। तो टर्बुलेंस भी, अगर हवा चल भी रहा है, मान लेते हैं कि ऊपर से अगर फोर्स ऐसे करके एफ एक्सटर्नल लग भी रहा है, तो वो उसको उतना इफेक्ट नहीं कर सके। ये लगेगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, कुछ टाइम के लिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट हो जाए भाई, है ना बच्चों। शुरुआत में क्या होता है, जब पानी बिल्कुल शांत होता है, हवा नहीं चल रहा होता है, तो क्या होता है, इसके नीचे लगने वाला mg फोर्स और इस पे लगने वाला ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स बिल्कुल सेम सीधी लाइन में होती है, मतलब नीचे से जो लग रहा है उसी लाइन पे वो भी लगता है। लेकिन जब टर्बुलेंस होता है, जब एफ एक्सटर्नल हवा वगैरह, पानी वगैरह बहने लगता है ज़्यादा तेज, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे बच्चों टर्बुलेंस ऐसे ऐसे हिलने लगता है ना,
मतलब कि इधर लगने वाला एक जो क्या बोलते हैं बायोट फोर्स है, उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब इसी लाइन पे अब नहीं आता है, सेम लाइन पे नहीं आता है। सेम लाइन पे आएगा तभी तो सही रहेगा भाई, सेम लाइन पे नहीं आएगा तो सही नहीं रहेगा। तो अब इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एमजी तो फिर भी नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा चेंज होता है डायरेक्शन। अब इस लाइन पे ये आ गया, इस लाइन पे ये आ गया, तो थोड़ा चेंज होने के कारण नीचे एमजी ज़्यादा लग रहा है, और वो एमजी लगने के कारण फिर ये इसको इधर लाता है, और ये बायोट फोर्स धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर से ऐसे ऐसे चलते 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 स्टैटिक हो जाता है। तो ये कारण है बच्चों, ये मतलब समझ सकते हैं कि रोटेटरी इक्विलिब्रियम समझ सकते हैं, है ना। रोटेटरी इक्विलिब्रियम इसको माना जा सकता है, ठीक है। और वो पीछे जो बताया था वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम था। ड्यू टू टर्बुलेंस फोर्सेस sometimes the Barn force and mg are not in the same line, but by rotatory equilibrium come again समझिएगा बच्चों, है ना। ये चीज़ को मैं जो लिख दिया हूँ, मैं जो बोला वही चीज़ लिख दिया हूँ, ऐसा कुछ खास है, ठीक है। आसान है यार ये चीज़ें, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल वगैरह अब हम करेंगे बच्चों, है ना। अभी तक जो बताया उससे सवाल किया जा सकता है बच्चों, तो सवाल वगैरह हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है आपको, क्या बोला जा रहा है। वुडन ब्लॉक है प्लेस्ड एट द टॉप, ठीक है ठीक है। कॉइन को रख दिया गया है ऊपर, फ्लोट्स ऑन वाटर डिस्टेंस ऑफ एल एंड एच शोन इन द फिगर, कॉइन फॉल्स इन द वाटर। देन अगर इस कॉइन को हम यहाँ पे रखे हुए हैं, इस कोई प्लास्टिक के चीज़ पे, किसी चीज़ को, लकड़ी वगैरह का है, तो अगर ये कॉइन को ऊपर रखे हुए हैं बच्चों, ये कॉइन को गिरा देते हैं, क्या होगा। नाव समझिए, नाव पे रखा हुआ है, नाव पे कोई आदमी है, आदमी को ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया, तो होगा क्या। नाव पे जितना वो था, तो उसका वेट के कारण जो वॉल्यूम उसका था, उसके कारण जो पानी डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा नाव, क्योंकि एक आदमी नीचे कूद गया है, तो उसके द्वारा जो पानी डिस्प्लेस हो रहा होगा वो अब नहीं होगा, क्योंकि वो तो नीचे कूद गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, नाव थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये प्लास्टिक वाला थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मतलब ये एल का हाइट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आ गया ना, तो हाइट कम हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कॉइन को नीचे डाल दिए हैं, अब पानी में डाल दिए, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी तो ये डिस्प्लेस करना चाहेगा, मतलब पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर ये लाना चाहेगा, ठीक है भाई। पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा, मतलब कि हाइट का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यही तो है, हाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने आंसर मार दिया ये, तो बच्चों ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया भाई, इतना चीज समझिए फिर भी गलत हो गया। तो बच्चों गलत, थोड़ा सा गलत है, समझिए। आप यहाँ तक सही है कि एल का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब एल जो हाइट है ये तो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा वाटर का वो कम कर रहा होगा ना, तो ये तो डिक्रीज हो जाएगा। बट ये कॉइन का आप समझिए, कॉइन अगर बोट पे है, मतलब कि बोट ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ना, ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करता है, आपको पता होगा। तो इसका अब क्या हो गया ना, अब इसका वॉल्यूम कम कर दिए, मतलब ये कॉइन है तो कॉइन भाई छोटा सा है, अब उसको पूरा नाव पे रख दिए तो ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वही कॉइन को छोटा सा है ना उसका वॉल्यूम, तो नीचे जाएगा तो छोटा सा ही पानी डिस्प्लेस करेगा, मतलब छोटा सा हाइट बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में कितना हाइट ज़्यादा था, शुरुआत में तो इस पे था तो हाइट तो ज़्यादा ही था, लेकिन अब अगर इसमें थोड़ा सा हाइट का आया, मतलब ओवरऑल ज़्यादा में से थोड़ा सा घटा दिए, तो है तो अभी भी ज़्यादा। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मान लेते एक बोट पे रखा हुआ है प्लास्टिक के, ठीक है, अभी इसके ऊपर रखा हुआ है तो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा ये, लेकिन इसी का वॉल्यूम कम है ना भाई, लेकिन इसको अंदर डाल दें तो उतना नहीं डिस्प्लेस होगा, मतलब और कम हो जाएगा डिस्प्लेस। अभी यहाँ पे है तो ज़्यादा डिस्प्लेस कर पा रहा है पानी को। अगर आप
लोहे का कोई बॉल ले लें स्फेरिकल, तो वो डालेंगे तो कम वॉल्यूम का होता है और वो कम पानी डिस्प्लेस करेगा। लेकिन उसी को चापट करके नाव बना दिए, छोटा सा नाव, तो वो पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस करता है ना बच्चों। तो ये समझिए वही छोटा सा स्फेरिकल बॉल है, तो ये कम वॉल्यूम है तो कम पानी डिस्प्लेस करेगा, छोटा सा कम पानी डिस्प्लेस करेगा। लेकिन पहले ज़्यादा था उसके कंपेरिजन में कम किया है, मतलब ओवरऑल घटा दिया है ना भाई, हाइट को घटा दिया। जब इस पर रखा हुआ था तो हाइट ज़्यादा था, और इसको जब कम कर दिए तो इसका थोड़ा सा हाइट कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया ना भाई, इसका वॉल्यूम कम हो गया इसमें डाल दिए तो। इस पे था तो वॉल्यूम ज़्यादा था ना, इसीलिए हाइट का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, हाइट का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल का कंपैरिजन बता रहा हूँ। इनिशियल देख रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा है ना वॉल्यूम, तो हाइट ज़्यादा था, इसको डाल दिया तो ये ऊपर आ गया, ये कम हो गया, और ये डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हाइट ऊपर आया, लेकिन ओवरऑल ऊपर ज़्यादा था लेकिन अभी भी कम ही है, डिक्रीज हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। वो आसान है यार, आसान है बच्चों, समझिए, ध्यान से समझिएगा तो आपको आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉइन है ना, ये अंदर जाएगा तो छोटा सा है ना बच्चों, छोटा सा है। अभी इस पे है तो ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, इस पे तो कम कर रहा है, तो कम ही तो करेगा। आ गया होगा समझ में। वाइल का डेंसिटी दिया हुआ है और मरकरी का डेंसिटी दिया हुआ है। होमोजीनियस स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, फ्लोट्स हाफ ऑफ वॉल्यूम समझ इन मरकरी और अदर हाफ इन ऑयल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा? अरे यार ये तो सिंपल सा है सवाल बच्चों। बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, इस टाइप का है, एक इधर और एक ऊपर भी है, आधे में मरकरी आधे में कुछ और है, और ये एक स्फीयर है बच्चों, ठीक है भाई। इसका आधा वॉल्यूम V/2 इधर है, V/2 इधर है। ये आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, एक वाइल है, डेंसिटी कम है वाइल का, मतलब ये वाइल ऊपर होगा और ये मरकरी नीचे होगा, ठीक है। तो बाउंड फोर्स तो ऊपर लग ही रहा होगा, इधर ये बाउंड फोर्स, इधर ये बाउंड फोर्स, वाइल के द्वारा बाउंड फोर्स ऊपर, इसके द्वारा भी ऊपर, और नेट फोर्स इसका mg के बराबर हो जाएगा। वही करना है, वही तो करना है। तो सिग्मा भी जी कर देंगे, जो mg है वो किसके बराबर होगा, बाउंड फोर्स ऊपर की तरफ जो लग रहा है। फ्लोट करने का मतलब ही है कि इसका बाउंड फोर्स आप इसके mg के इक्वेट कर दें, है ना। फ्लोट करने का मतलब वही है, एपरेंट वेट हम 0 लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका डेंसिटी कितना, ऑयल का डेंसिटी कितना है बच्चों, 0.8 इंटू V/2 इंटू जी प्लस 13.6 V/2 इंटू जी, ठीक है। जी जी सब में कट जाएगा, भी कट जाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू जो आएगा हमारे पास तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 0.4 प्लस कितना हो जाएगा ये, 100 गुना 12.8, ये लगभग आ गया 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साफ आंसर आपको दिख गया, ये आसान है यार, है ना बच्चों, आसान है ये। देखिए एक सवाल और है, बहुत आसान सा, क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, प्लास्टिक का एज इतना, फ्लोट सा, ओके ओके, ये सवाल अच्छा है बच्चों, इसको करिएगा। जस्ट टचेस एंड फ्री end of the vertical spring fixed at the bottom of the pot। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जो क्यूब दिया हुआ है आपको, ये जो क्यूब दिया हुआ है, इस टाइप का क्यूब है बच्चों ये, है ना। थ्री, इसका हाइट विड्थ और ब्रेड्थ सब 3 है, ठीक है। ये प्लास्टिक का है और एक स्प्रिंग से नीचे बांधा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट वेटिंग इट। बोला जा रहा है कि इस पे कितना वजन का एक चीज रखा जाए, कोई भी चीज, ताकि जब इस पे रखा जाए ना बच्चों, जब इस पे रखा जाए कुछ ऐसा वेट, तो ये जस्ट पानी को टच करे, है ना, विदाउट वेटिंग इट। तो इसको भींगना नहीं चाहिए, जो हम इस प्लास्टिक के सरफेस पे हम ऊपर से रखेंगे वो भींगना नहीं चाहिए, ओके। भींगना नहीं चाहिए तो मतलब जस्ट इसको टच करे, है ना बच्चों, उस टाइप का कंडीशन हो जाएगा। तो बोल रहा है कि क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम वेट, इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा बच्चों बताइए, है ना, आसान सवाल है भाई, किया जा सकता है। तो मैक्सिमम वेट कितना होगा वो देख लेते हैं। पहली बात,
इस पे हो क्या रहा है, इसको करने के लिए पहले ऐसे बना लेता हूँ मैं। ये फाइनल केस बता रहा हूँ, जब स्प्रिंग दब गया होगा थोड़ा सा, ऊपर हमने कुछ वेट रख दिया होगा, तो ये स्प्रिंग दबा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये नीचे दबा है एक्स तो ऊपर लगाएगा के एक्स। ठीक है, इस ओवरऑल जितना भी है ये पूरा बच्चों, इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा ना, एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स भी लग रहा होगा। समझिएगा, बाउंड फोर्स सिर्फ इस पे लगेगा, ये तो हवा में रहेगा, मतलब ये तो बस टच कर रहा होगा पानी को, वो लिमिटिंग कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, किया जा सकता है। तो सबको इक्वेट कर दीजिए ना, ऊपर वाला फोर्स ये है, ऊपर वाला ये है, उसको एम जी के इक्वेट कर दीजिए। तो के एक्स, अगर समझिएगा शुरुआत में कितना ये पानी के अंदर था और कितना ऊपर था वो हमें नहीं पता है, मतलब कितना एक्स है भाई, कितना ए नीचे धंसा है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक दिया हुआ है, और आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, क्योंकि ये तो वाटर ही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बता सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस जो कि 800 है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया, तो अब हम इसका डिस्टेंस बता सकते हैं। ओके, मैंने तो ये बताया नहीं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बच्चों समझिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये तो बताया था मैंने। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके तैर रहा था तो इस केस में क्या आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसे करके तैर रहा था, कुछ वॉल्यूम उसका अंदर था, कुछ वॉल्यूम उसका ऊपर था, तो इस केस में क्या आ रहा था बच्चों, बताइएगा अगर आपको याद हो तो पीछे से। सिग्मा भी जी कितने किसके बराबर आ रहा था, रो भी इनसाइड इंटू जी, इसी के बराबर तो आ रहा था, ये वॉल्यूम इनसाइड ही तो था अंदर। ठीक है, जी जी कट गया था। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आ रहा था डेंसिटी, जो कि सिग्मा था डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन रो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर वॉल्यूम इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल, ये आ रहा था। तो यही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है भाई, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, और ये लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड है भाई, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड की बात हो रही है, जितना अंदर वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस्ड होता है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर की बात हो रही है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसी की। ठीक है, तो वॉल्यूम इनसाइड कितना है बच्चों, अंदर वॉल्यूम कितना है, सोचिए अगर ये क्यूब है ना, ये तो क्यूब ही है भाई, तो इसका बेस का एरिया तो वही होगा, मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये बेस का एरिया क्या होगा, एरिया बेस का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये इसका हाइट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो अभी हाइट इनसाइड ये है, एच इनसाइड ये है, और इसका पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक ये है बच्चों, ये पूरा एच है। तो वॉल्यूम इनसाइड में क्या लिखेंगे हम, एरिया बेस का इंटू हाइट इनसाइड अपॉन पूरा वॉल्यूम में एरिया इंटू पूरा हाइट, एरिया एरिया कट गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास सॉरी एस जी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास कितना आ गया बच्चों, हाइट इनसाइड जो वाटर के अंदर है अपॉन हाइट टोटल। ओके, ये आ गया। हाँ बच्चों, ये भी किया जा सकता है ऐसे भी। तो अब अगर आप निकालना चाहें कि इसका हाइट अंदर कितना है, इसके अंदर कितना है और बाहर कितना है, तो पहले अंदर वाला नहीं निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एच से गुना कर दीजिए टोटल हाइट से, टोटल हाइट इसका एच का 3 सेंटीमीटर था। ओके, अब आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट इनसाइड कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 0.8 गुने, इसको गुना कर देंगे किससे बच्चों, जो इसका 3 सेंटीमीटर हाइट है, तो कितना आ जाएगा 8 तरीके 24 आ जाएगा। तो 2.4 सेंटीमीटर का हाइट इसका अंदर है, पानी के अंदर है, तो 2.4 अंदर है, तो बाहर कितना होगा 0.6 सेंटीमीटर। अरे भाई अंदर कितना है 2.4 है, तभी तो टोटल 3 सेंटीमीटर का है, टोटल जोड़ेंगे तो 3 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा। अब पता चल गया आपको के एक्स कितना नीचे धंसा होगा, 0.6 सेंटीमीटर नीचे धंसा होगा,
भाई जो पानी के ऊपर होगा वही तो नीचे धंसा होगा, 0.6 जो ऊपर होगा इतना वो नीचे धंस गया, तभी तो ये जस्ट वेटिंग मतलब विदाउट वेटिंग इट हो गया है ना, जस्ट ये नीचे धंसेगा। चलिए अब कर देते हैं सबका इक्वेट। टोटल ओवरऑल mg जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, kx ऊपर लग रहा है प्लस बायंड फोर्स जो ऊपर लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। समझिएगा kx कितना है, k का वैल्यू कितना है बच्चों, 100 इंटू 0.6 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल के 10⁻², मीटर में सब कुछ लिखेंगे। बायंड फोर्स कितना होता है बच्चों, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो 1000 हम लेते हैं, वाटर है ना। वॉल्यूम इनसाइड कितना है बच्चों, एरिया इंटू हाइट इनसाइड कितना 2.4, ओके। और क्यूब में आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब, जी का वैल्यू 10 है तो सेंटीमीटर क्यूब आया तो 10⁻⁻6 हो जाएगा भाई। और ये mg टोटल ओवरऑल इसका वेट कितना है भाई, इसका वेट और इसका वेट जोड़ दीजिए, ठीक है भाई। तो वेट स्मॉल वेट हमको नहीं पता, प्लस इसका बड़ा वाला का वेट कितना है, सिग्मा इंटू जी। सिग्मा कितना है बच्चों, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक 800 गुने वॉल्यूम कितना है बच्चों, सिग्मा भी जी होता है ना, भी वॉल्यूम कितना है बच्चों, एरिया गुने हाइट, टोटल हाइट कितना है 3 है, इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, इंटू जी का वैल्यू 10 है। ओके चलिए करते हैं। वेट का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, इसको करते हैं गुना हम लोग। एरिया जो होगा ना, एरिया वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और क्या, तो 9 लिख देते हैं, उसमें क्या है। हाँ इधर कितना आ रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये तो कट जाएगा भाई, काट लेते हैं जो कट रहा है। 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁴ हो गया और -6 तो 10⁻⁻2 हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, 3 हट जाएगा तो 10⁻³ बचेगा। चलिए जो भी अब आया है उसको हम लिख लेते हैं। ये 0.6 प्लस एरिया कितना था, 9 था, वही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया है तो 2.4 था ये और गुने 9 था। तो लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर बच्चों, 2.4 को 9 से गुना कर, 9 चौके 36 6 हासिल 3 18 19 20 21 तो 2.1 एक सेकेंड 3 हो जाएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.216 और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 से गुना कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9 27, 27 में से 8 में गुना कर देंगे, 8 7 56, 6 हासिल 5, हाँ 8 गुना 16 और 5 कितना होता है बच्चों, 21, 16 और 5 21 होता है, हाँ 10⁻³ है तो 0.216। ओके तो यहाँ पे देखा जाए तो वेट का वैल्यू लगभग 0.6 के आसपास आ रहा है बच्चों, ये तो कट ही गया, तो 0.6 न्यूटन आ रहा है। ये आंसर हो गया बच्चों आपके पास। देख लीजिएगा अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो, है ना, करना ऐसे ही था, ठीक है। आसान हो गया बच्चों, आसान हो गया, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इजी तो है, ये चीज़ समझा दिया। एक बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, ये है ना, नीचे दिया गया है, यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दिस कंडीशन इंडिकेटेड। ओके मेजर डिफरेंस बताना है, मेजर द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल का डिफरेंस, मतलब कि इसका हाइट कितना है और इसका इतना हाइट कितना है, ठीक है। देखा जाए तो इसको ऐसे ऐसे मिला दे तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल से भाई यहाँ पे पी नोट प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट होगा, ऊपर चले गए हम लोग तो पी नोट माइनस का एच रो जी। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी वही प्रेशर रहेगा क्योंकि सेम लिक्विड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.9, मतलब कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी, जो कि हम इसका ले रहे हैं, इसका एल ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं एल, ऐसे रो एल, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो वही रहेगा, यहाँ से नीचे आ गए कितना 40 सेंटीमीटर, एच
रो एल इंटू जी, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे प्रेशर सेम हो गया। ओके ओके ओके। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे होगा। यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा रो जी एच। हमको हाइट डिफरेंस बताना है, तो इसका भी हाइट कुछ होगा ना इनिशियल, कुछ बच्चों हमको नहीं पता कितना होगा, तो कुछ भी मान लीजिए ना, जरूरत भी नहीं है मानने की वैसे कुछ, इक्वल टू पी नोट, क्योंकि ऊपर आ गया ना, तो ये पी नोट कट गया। तो भाई एच, रो जी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे मतलब नेगेटिव, अब यहाँ से हम लोग नीचे आए मतलब कि पॉजिटिव। क्या कर रहा हूँ, इधर चला जाएगा ना, तो 40 जी कॉमन हो जाएगा, तो रो माइनस रो एल हो जाएगा। तो यहाँ से जी जी कट गया, तो एच का वैल्यू हो गया 40 इंटू रो का डिवाइड दे देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए ना, रो एल अपॉन रो, तो 40 इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो का वैल्यू 0.9 है, देख सकते हैं 0.1 आ गया, तो 4 सेंटीमीटर आ गया एच का वैल्यू हाइट। तो 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया ना भाई, सिंपल सी बात है, 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। काफ़ी आसान है बच्चों, तो सवाल किया जा सकता है काफ़ी इजीली, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय। अगर इस वाली डेंसिटी वाली सवाल में बच्चों कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, हम थोड़ा सा जल्दी में कर दिए ऐसे ही, बाकी कॉन्सेप्ट यही लगाइएगा, ठीक है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।